ये ब्रेकिंग न्यूज हमारी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। बीजेपी ने एक कंफर्टेबल लीड बीएमसी में ले चुकी है। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे की जो बड़ी अलायंस थी, शिवसेना और मनसे की जो अलायंस थी, वो पीछे छटती जा रही है। तो ये अब जो रुझान है वो क्लियर होते जा रहे हैं। बीजेपी बीएमसी जीतने जा रहा है। बीएमसी में बीजेपी का मेयर बनेगा। कांग्रेस एक जमाने जो बीएमसी में उसने 20 से अधिक मेयर बिठाए, वो कंप्लीटली वाइप आउट हो चुकी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, शरद पवार जी का ना नाम रहा है इस पूरे इलेक्शन के प्रचार में भी, ना उनकी पार्टी कहीं पर थी। अलायंस में वो उद्धव जी के साथ थे। समस्या जो कीर्ति जी कह रही थी कि बीजेपी के साथ, मैं भी ये देख रहा हूँ, जब से जर्नलिज्म शुरू किया तब से मैं ये देख रहा हूँ कि बीजेपी सिर्फ पार्टी बड़ी नहीं करती, नए लीडर्स बनाती जाती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मध्य प्रदेश में जब उमा भारती सीएम बनी, कांग्रेस के 10 साल के दिग्विजय सिंह के शासन के बाद उनका नंबर आया और उन्हें 1 साल में ही जेल जाना पड़ा तिरंगा अपमान केस में। उसके बाद उन्होंने बाबूलाल गौर को लाया, बाबूलाल गौर के बाद शिवराज सिंह आए, उसके बाद कई और नेता उन्होंने बनाए। तो बीजेपी साइमल्टेनियसली, अब जेपी नड्डा थे, जेपी नड्डा केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री थे पहले, और फिर वो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने, फिर परमानेंट अध्यक्ष बने, और अब उसके पहले जेपी नड्डा को सुदूर क्षेत्र में शायद लोग उतना नहीं जानते थे, लेकिन जब वो बीजेपी के अध्यक्ष बने तो सब जानने लगे। बिल्कुल सेम मध्य प्रदेश में अगर मैं देखता हूं तो वीडी शर्मा थे, वो भी एक पहले छोटी मोटी भूमिका में रहते थे, फिर उनको महासचिव बनाया गया, फिर वो महामंत्री बने प्रदेश स्तर के। तो एक उनके एक सेट, हाँ, अभी मैं देख रहा हूं कि 45 साल के नितिन नवीन है और तीसरी जनरेशन के बीजेपी के नेता हैं। उनके पिता और दादा ने बीजेपी को काफी बल दिया बिहार में, लेकिन उतना सफल नहीं रहा। उनके पिता का बहुत योगदान रहा बिहार बीजेपी में। और अब नितिन नवीन जो तीसरी पीढ़ी के नेता है, किसी को दूर दूर तक आशंका नहीं थी। 7 दिन एक मीटिंग चलती है रायपुर में नितिन नवीन को लेकर, फिर आखिरी दिन रविवार के दिन अमित शाह जाते हैं और वहां से फिर वापस आते हैं और अचानक से नितिन नवीन का पोस्टर बीजेपी के दफ्तर के बाहर लग जाता है। तो ऐसा किसी और पार्टी में नहीं देखने को मिला। एक जनरेशनल शिफ्ट बीजेपी ले रही है, तो दूसरी तरफ आज भी जनरेशनल शिफ्ट भी नहीं कहूंगा मैं इसको कहूंगा कि हर 5 साल का एक गियर बदलना। जनरेशन मैं मान के चलता हूं कि 20 साल में एक पीढ़ी बदलती है, राइट, लेकिन 5 साल में बीजेपी आपको नए नेताओं से रूबरू करवा देती है। जैसे अभी छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को कोई नहीं जानता था, सबको लगता था रमन सिंह रिपीट करेंगे। राजस्थान में लगता है कि वसुंधरा राजे रिपीट करेंगी, है ना। और मध्य प्रदेश में भी बहुत चांस थे कि शिवराज सिंह चौहान ही बनते, लेकिन तीनों जगह इधर मोहन यादव आए, उधर भजन लाल शर्मा आए। तो इस तरह से पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो गया। और हुआ ये कि नए चेहरे अब बीजेपी के पास हो गए। अगले 2 साल में इनका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी अच्छा हो जाएगा। तो देखिए, फिर एक बार आपको आंकड़े दिखा देते हैं। ये सिद्धार्थ जी ने बिल्कुल एक टू द पॉइंट बात कही कि किस तरीके से नेताओं को बदलना ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो पिंपरी चिंचवड़ में 65 जो सीट्स है वो बीजेपी के पास है। एनसीपी के पास 28 सीटें है। मुंबई की बात करते हैं फिर से 93 सीटें जो है वो महायुति के पास जा रही है। लगभग 100 का आंकड़ा भी टच कर ही देंगे। इसके बाद ठाकरे 50 उन्होंने क्रॉस किया, लेकिन वहां पर वो अटक चुके हैं। कांग्रेस वाइप आउट 4 सीटें। मैं आपको इसके बाद पुणे की बात करूंगा। पुणे में 50 सीटें बीजेपी जीत रही है, कंप्लीट स्वाइप। मतलब उन्होंने बहुत दिमाग लगा के वहां पर अपने जो अलायंस पार्टनर है सत्ता में अजित पवार, उनसे एक दूरी बनाई और 50 सीटें वहां पर वो जीत रहे हैं। 5 सीटें पवार जीत रहे। और ये देखिए, जो मेन ऑपोजिशन पार्टी थी अजित पवार, तो अब तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है और आपके सामने एक अलग तरीके से हम पेश करेंगे कि कैसे किस पार्टी ने किस तरीके का परफॉर्म किया